एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो हम कर रहे हैं नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन। मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस जो बना चुकी हूँ। 1 अगस्त से मैंने रोज़ 12 बजे नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन की वीडियोस डालने स्टार्ट की हैं। हमने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ही करने हैं, इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ही करने हैं, जो कि अगला नॉर्सेट जैसे क्वेश्चंस डालेगा। दूसरा, अब नॉर्सेट की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है नॉर्सेट 5 में, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि आप इस बार पेपर निकाल पाएँ। क्योंकि देखो, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो फोकस करो कि ऐसे क्वेश्चंस करो जो कि सिनेरियो बेस्ड हो, एनक्लेक्स बेस्ड हो। डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े कम करो। एंड अगर किसी बच्चे को स्टडी मटेरियल बाय करना है फॉर नॉर्सेट एग्जाम्स, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ के पीडीएफ मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारे गोल्डन की पॉइंट्स मिल जाएंगे। गोल्डन की पॉइंट्स में प्रीवियस ईयर के एम्स के पेपर्स के सीधे की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एंड नोट्स मिल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हैं विद अदर थिंग्स। तो आप वो मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 299 रुपीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो मैं आपको अपना लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, और अगर किसी को बाय करना है तो वो मेरे से कमेंट करके वहाँ से टेलीग्राम लिंक ले सकता है। वहाँ से आप उन नोट्स का, उन पीडीएफ्स का, उन गोल्डन की पॉइंट्स का फ़ोटो स्टार्ट निकलवा सकते हैं, या फिर कहीं भी फॉरवर्ड करके आप उन्हें पढ़ सकते हैं, बिकॉज वो नॉर्सेट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर किसी को बाय करना है तो वो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मेरे से बाय कर सकता है टेलीग्राम पे आके। विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। After a laryngectomy, a client is concerned about improving the ability to communicate. What topic should the nurse include in a teaching plan for the client? So अगर एक पेशेंट की laryngectomy हुई है और उसका इम्प्रूव करनी है हमने communicate ability, ठीक है, उसका बोलने की एबिलिटी जो है वो अच्छी करनी है, तो नर्स इस टीचिंग प्लान में क्या इंक्लूड करेगी? साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, इसोफेशियल स्पेस और कंप्यूटर जनरेटेड स्पीच। सो देखो, जब भी किसी पेशेंट के वॉइस बॉक्स रिमूवल होता है, लेरेंजैक्टमी होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि तू इसोफेजियल स्पीच बोले, मतलब कि जो फूड पाइप होती है उस पर प्रेशर पड़ता है तो एक आवाज़ निकलती है। इसोफेजियल स्पीच के लिए हम उसे प्रमोट करते हैं, उसको टीचिंग प्लान में ऐड करते हैं, उसको सिखाते हैं कि कैसे तुझे इसोफेजियल स्पीच कैसे बोलनी है। लेरेंजैक्टमी होती है जिस क्लाइंट की, क्या ऐड करेंगे? हम क्या ऐड करेंगे नर्सिंग टीचिंग प्लान में? इसोफेजियल स्पीच को। नेक्स्ट पे चलते हैं। A nurse is caring for a client who is a victim of trauma and is to receive a blood transfusion. How should the nurse respond when the client express fears that AIDS may develop as a result of a blood transfusion? तो एक नर्स है, क्लाइंट की केयर कर रही है, वो विक्टिम है, उसको कोई ट्रॉमा हुआ है, विक्टिम है उसका, और वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव कर रहा है। तो नर्स कैसे रिस्पॉन्स करेगी जब क्लाइंट कहेगा कि मे बी इस ट्रांसफ्यूजन से मेरे को एड्स भी हो सकती है? काफ़ी जो क्लाइंट्स होते हैं, काफ़ी पेशेंट होते हैं, वो ये क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उनको पता ही है कि HIV एड्स ऐसे फैलता है। तो नर्स उसके लिए कैसे रिस्पॉन्स करेगी? The blood is treated with radiation to kill the virus. Screening from the HIV antibodies had minimized this risk. The ability to directly identify HIV has eliminated this concern. Consideration should be given to donating your own blood for transfusion. देखो, अगर कोई पेशेंट ऐसे बोल रहा है कि अगर मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहा हूँ तो मुझे एड्स हो सकती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि जो स्क्रीनिंग फॉर द HIV एंटीबॉडीज़ है वो इस रिस्क को मिनिमाइज़ कर देती है, ठीक है। अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हुए फियर करता है कि उसे HIV हो सकता है, एड्स हो सकता है, तो हम उसे ये कहेंगे कि जो HIV की एंटीबॉडीज़ की स्क्रीनिंग की जाती है वो इस रिस्क को मिनिमाइज़ कर देती है। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो गलत है। कोई ऐसी रेडिएशन नहीं होती जो कि RNA HIV के वायरस को कर पाए, रेडिएट कर पाए या फिर डिस्ट्रॉय कर पाए, ठीक है। उसके बाद द एबिलिटी टू डायरेक्टली आइडेंटिफाई हैज़ एलिमिनेटेड दिस कंसर्न। नो, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। और हम ये भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो HIV एंटीबॉडीज़ है उसकी जो स्क्रीनिंग की जाती है वो इस रिस्क को मिनिमाइज़ कर दी जाती है। क्योंकि जब भी हम किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोई ब्लड डोनेट करने आता है, तो आप उनसे पूछते हो ना कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, HIV तो नहीं है, एड्स तो नहीं है, तो उसकी स्क्रीनिंग ऑलरेडी डन की जाती है, जिससे इसका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द डायग्नोज ऑफ पॉलीस्थीमिया वेरिया. The client asks, why do I have an increased tendency to develop blood clots? Which effect of the polycythemia vera should the nurse explain increase the risk of this thrombus? देखो क्या होता है कि एक नर्स है, क्लाइंट की केयर कर रही है, उसको डायग्नोज हुआ है पॉलीस्थीमिया वेरिया का। तो नर्स, जो क्लाइंट है वो नर्स को बोलता है कि मेरे को ऐसी
मेरा मतलब जो ब्लड है उसमें क्लॉट ज़्यादा क्यों बनने की टेंडेंसी है, मतलब मेरे ब्लड में टेंडेंसी क्यों इंक्रीज़ हो रही है ब्लड क्लॉट करने बनने की, क्योंकि नॉर्मल इंसान में तो ब्लड क्लॉट जल्दी बनता नहीं है। तो वो कह रहा है कि मेरे में ही ऐसा क्या हो रहा है। तो नर्स क्या एक्सप्लेनेशन करेगी कि उसका जो रिस्क है वो थ्रोम्बस बनने का क्यों इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर एलिवेट हुआ है, इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, फ्रेजिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल, या फिर इमेच्योरिटी ऑफ द आरबीसी। तो पहले देखो पॉलीस्थीमिया में क्या होता है कि जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इरिथ्रोसाइट्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं इन द ब्लड, जो कि क्या करते हैं, अगर इरिथ्रोसाइट्स ब्लड्स पे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज। बस अगर ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तब ब्लड क्या करेगा, क्लॉट फॉर्मेशन जल्दी करेगा, उसका जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसका जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाए पॉलीस्थीमिया में जो ब्लड में इरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। सो हम पेशेंट को क्या कहेंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड विस्कोसिटी, जो इरिथ्रोसाइट्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं ब्लड में, और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं इन पेशेंट्स में। नेक्स्ट है, ए क्लाइंट हु इज़ वीक, डिसिप्निया एंड जॉन्डिस, हैज़ बिलीरुबिन लेवल लेस ग्रेटर देन 2 mg per deciliter blood volume, विच प्रॉब्लम आर दीज क्लिनिकल फाइंडिंग कंसिस्टेंट। सो अगर किसी क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा वीक है, डिसिप्निक है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, उसे जॉन्डिस है और उसका बिलीरुबिन लेवल जो है 2 mg per 100 ml से इंक्रीज़ है, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो कंसिस्टेंट रहेगी। हेमोलिटिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, डिक्रीज रेट ऑफ आरबीसीज डिस्ट्रक्शन, लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। सो आपको पता है जब किसी को जॉन्डिस होता है तो क्या हो रहा है, कि क्या हो रहा होता है, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शंस क्या है वो इंक्रीज हो जाती है। जब आरबीसी की डिस्ट्रक्शन इंक्रीज होती है तो उस पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। जब आप देखोगे जॉन्डिस में येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन हो जाती है, स्क्लेरा की येलो डिस्कलरेशन हो जाती है, येलो यूरिन आता है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रेट ऑफ आरबीसीज डिस्ट्रक्शन। तो इस पेशेंट में कंसिस्टेंटली हमें क्या देखने को मिलता है, हीमोलिटिक एनीमिया। सो कौन सी प्रॉब्लम इसमें कंसिस्टेंट होगी, हीमोलिटिक एनीमिया। याद रखना ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट हुज हिस्ट्रीज इंक्लूड वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, दीज प्रॉब्लम्स इंक्लूड स्कारलेट फीवर, ओटाइटिस मीडिया, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, rheumatic fever and glomerulonephritis. What common factor linking these disease should the nurse consider? So एक नर्स है केयर कर रही है क्लाइंट की जिसकी हिस्ट्री है बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स की, जैसे कि उसको स्कारलेट फीवर भी हो रखा है, ओटाइटिस मीडिया भी हो रखा है, ठीक है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस भी हो रखा है, रोमैटिक फीवर, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रखी हैं। तो इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है, इन सब डिसीज़ होने में कॉमन क्या हो रहा है कि उसको इतनी सारी डिसीज़ अगर हुई हैं तो इसमें एक ऐसी क्या चीज़ है जो कि कॉमन है सब में। तो क्या आएगा, आर सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सिफिलिस कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू आउट childhood vaccination, are caused by a parasitic bacteria that normally live outside the body, या फिर रिजल्ट फ्रॉम द स्टेपोकोकल इन्फेक्शन दैट एंटर वाया द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो देखो अगर आप इन डिसीज़ कंडीशंस को सारी को ध्यान से देखोगे कौन कौन सी है, स्कारलेट फीवर, ओटाइटिस मीडिया, बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस, र्यूमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो इन सब में एक कॉमन चीज़ है दैट इज़ हमारा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया है वो इनमें हमें कॉमन देखने को मिलता है। ये सारी प्रॉब्लम्स किससे होती है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। तो इनका जो कॉमन फैक्टर है जो इन डिसीज़ को एक दूसरे से लिंक कर रहा है दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जो कि कहाँ से एंटर होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स पे। अगर आपने इन डिसीज़ कंडीशंस के बारे में पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो है इन डिसीज़ में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाता है। वैसे भी जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है वो हमारी स्किन पे प्रेजेंट होता है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है, तो ये प्रॉब्लम्स
होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, और इस पेशेंट को तो सारी हुई हैं। इट मीन्स उसमें जो कॉमन चीज़ है दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। पैरास्टैटिक बैक्टीरिया नहीं होता ये, ठीक है। चाइल्डहुड वैक्सीनेशन से भी नहीं हम देते कोई ऐसी, और सेल्फ इन्फेक्शन कॉज बाय ये भी नहीं है। तो इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो हमने बताना था, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लाइंट विद एम्फाइसीमा एक्सपीरियंस अ सडन एपिसोड ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड इज डायग्नोज्ड विद द स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स। द क्लाइंट आस्क हाउ कुड दिस हैव हैपेंड, what likely cause of the spontaneous pneumothorax should the nurse response takes into consideration। तो एक क्लाइंट है, उसको एम्फाइसीमा है और उसे सडन एपिसोड आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का, तो उसको डायग्नोज किया जाता है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। एम्फाइसीमा का पेशेंट था, बट उसे अभी क्या हुआ है, सडन एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का एपिसोड आया है, तो उसका एक नया डायग्नोज मिला है, दैट इज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स का। तो क्लाइंट बोलता है ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। सो इसका कॉज क्या होगा, व्हाट लाइकली बी द कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स। तो नर्स क्या रिस्पॉन्ड करेगी, प्लूरल फ्रिक्शन रब, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, रप्चर ऑफ सब प्यूरल बेबल, या फिर पंचर वुंड ऑफ द चेस्ट बॉल। तो देखो क्या होता है कि जब किसी को एम्फाइसीमा होता है, ठीक है, तो उसके जो लंग्स होते हैं उनमें क्या बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। ब्लिस्टर्स कौन से, ब्लिस्टर्स तो वैसे जो हमारे बॉडी पे बनते हैं उसमें तो फ्लूइड होता है ना, पर बेबल में क्या होता है, रप्चर हो जाते हैं सुप्रा प्यूरल बेबल। बेबल में क्या होती है, एयर होती है, उसमें ब्लिस्टर में फ्लूइड नहीं होता, उसमें क्या होती है, एयर। याद लिखना ना, लिख लेना कॉपी पे, बेबल क्या होता है, सब प्यूरल बेबल जो है वो रप्चर हो जाते हैं, इसलिए उसमें स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स देखने को मिलता है। ड्यू टू एम्फाइसीमा क्या होता है कि जो हमारी प्लूरल कैविटी है उसमें बेबल फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। बेबल्स में क्या होती है, एयर होती है, और जब वो रप्चर होते हैं तो उसको स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स देखने को मिलता है। सो सडन अगर उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो इट मीन्स जो उसके सुप्रा बेबल्स हैं वो रप्चर हो गए हैं, और इसीलिए उसे ये देखने को मिल रहा है। सो नर्स उस क्लाइंट को इस चीज़ के बारे में बताएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। A nurse is obtaining a history and performing a physical assessment of a client who has a cancer of a tongue. Which clinical finding should the nurse expect to find? Select all that apply. So एक नर्स है, हिस्ट्री ले रही है, फिजिकल असेसमेंट कर रही है एक क्लाइंट की जिसका टंग का कैंसर है उसे, तो ऐसी कौन सी ऐसी फाइंडिंग्स है उसे देखने को मिलेगी। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो इस नॉर्सेट में, नॉर्सेट फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। सो अब देख ही रहे हो मैं सिनेरियो बेस्ड ही क्वेश्चंस करा रही हूँ। सो अगर आपको नॉर्सेट का ऐसा ही मटेरियल मेरे से बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं ओनली इन 299 में, जिसमें आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे, MCQs के ऐसे ही क्वेश्चंस के, गोल्डन की पॉइंट्स मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के एम्स के पेपर के, एंड आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स के, ईजी लैंग्वेज में, सेल्फ मेड है मेरे। सो आप वो बाय कर सकते हैं 299 ओनली में। अगर आप मेरे को कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में तो आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, वहाँ पे आके मेरे से आप बाय कर सकते हैं, और मैं अपना टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगी। सो देखो कौन कौन सी फाइंडिंग जो है वो नर्स देखेगी इसमें। हेलिटोसिस लुको प्लेकिया या फिर ब्लीडिंग गम्स, सबस्टर्नल पेन, अल्ट्रेशन इन टेस्ट, एंड लार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। तो इनमें से क्या क्या देखने को मिलेगा। सो हमें एक तो देखने को मिलेगा ल्यूकोप्लेकिया, दूसरा हमें देखने को मिलेगा उसमें अल्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट, क्या है, कैंसर ऑफ द, किस, पहले ये देखो वो किस चीज़ की फाइंडिंग कर रही है। सबसे पहली बात तो हम कि उस पेशेंट में क्या देख रहे हैं कि उस पेशेंट को कैंसर है किस चीज़ का, टंग का, तो उसकी हमने क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखनी है नर्स ने। तो ल्यूकोपेलिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक थिग्ड, लिख लेना कॉपी पे, न्यू अगर वर्ड लग रहा है आपको, थिक्ड वाइट पैच बनता है इनसाइड द माउथ, ठीक है। इनसाइड द माउथ कैसा, थिक और वाइट पैच बनता है माउथ पे, ठीक है। मोस्टली ये नॉन कैंसरस होते हैं, बट ये अर्ली साइन ऑफ कैंसर भी दिखाते हैं अगर किसी में दिखते हैं ना ल्यूकोप्लेकिया। सो इसको मोस्टली ये किससे कॉज होते हैं, अगर कोई टोबैको इनटेक करता हो, ठीक है। टोबैको इनटेक से ल्यूकोप्लेकिया देखने को मिलता है। क्या होता है, थिक एंड वाइट पैच हो जाते हैं माउथ के अंदर, और ये अर्ली साइन ऑफ कैंसर है। उसके बाद अल्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, उसकी जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनमें भी अल्ट्रेशन देखने को मिलेगी, वो वर्क नहीं करेंगी। उसके बाद जो उसकी सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं वो भी हमें एनलार्ज देखने को मिलेगी। सो हमारे पास क्या क्या चीज़ें देखने में को मिलेंगी, 2, 5 एंड 6, ठीक है। दैट आर द साइंस ऑफ
कैंसर इन द टंग, तो नर्स ये चीज़ें एक्सपेक्ट करेगी उस पेशेंट को कि उस पेशेंट में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ब्लीडिंग का सबस्टर्नल पेन तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। हेलिटॉसिस भी नहीं है, इज़ अ नॉर्मल, अगर कोई ब्रश नहीं करता ढंग से, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करता, उनमें देखने को मिलती है, या फिर किसी को टॉन्सिलाइटिस हुए हो। ब्लीडिंग गम्स उनके जिनकी गम्स पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर उनके जो गम्स है वो वीक हो गए हैं, प्रॉपर केयर नहीं है, तो उनमें देखने को मिलता है। बट ये तीनों साइंस हमें कैंसर वाले पेशेंट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इज रिटर्न टू द सर्जिकल यूनिट आफ्टर एन abdominal cholecystectomy. What is the main reason why the nurse should assess the clinical indicator of respiratory complication? तो एक क्लाइंट है, रिटर्न हो रहा है सर्जिकल यूनिट से आफ्टर उसकी abdominal cholecystectomy हुई है, तो ऐसा कौन सा मेन रीज़न है कि जो नर्स है असेस करेगी उसकी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस? ऐसा क्लिनिकल इंडिकेटर कौन सा असेस करेगी वो? Length of time required for surgery is prolonged. Incision is in the close proximity of the client diaphragm. Client's resistance is lowered because of bile in the blood. Bloodstream is invaded by the microorganism from the biliary tract. अगर किसी की abdominal cholecystectomy हुई है, अगर हमें उसका रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन असेस क्यों करेंगे, क्या मेन रीज़न हो सकता है? ऑब्वियसली अगर किसी की बॉडी में कट लगा है नियर द डायफ्राग्राम विच इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डायफ्राग्राम। अगर उसके पास में कोई इंसीजन हुआ है, उसके पास में कोई कट लगा है उसकी क्लॉज प्रॉक्सिमिटी में, तो हमें जो है उसके रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस के लिए ये चीज़ें उसको ध्यान में रखनी होंगी कि कहीं उसको रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस अक्कर ना हो जाए, क्योंकि जो इंसीजन है वो डायफ्राग्राम के पास लगा हुआ है। इस रीज़न की वजह से मेन रीज़न यही होगा कि जो नर्स है क्लिनिकल इंडिकेटर्स देखेगी कि कहीं उसे रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद अ हेड इंजरी, द नर्स आइडेंटिफाइज दैट द क्लाइंट यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर इज ड्रेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्लियर कलरलेस यूरिन। व्हाट डज द नर्स आइडेंटिफाई एज अ मोस्ट लाइकली कॉज? तो एक क्लाइंट है वो एडमिट होता है विद द हेड इंजरी, तो जो नर्स है वो आइडेंटिफाई करती है कि क्लाइंट का जो यूरिन रिटेंशन कैथेटर है वो ड्रेन कर रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ क्लियर फ्लूइड, ठीक है, उसमें जो यूरिन है वो कलरलेस आ रहा है और क्लियर आ रहा है। तो नर्स क्या कॉज समझेगी इसका? इंक्रीज सीरम ग्लूकोज, डेफिशिएंट रीनल परफ्यूजन, इनएडुकेट एडीएच और सिक्रीशन एक्सेस अमाउंट ऑफ आईवी फ्लूइड। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे हेड इंजरी, पेशेंट को हेड इंजरी हुई है और अभी आप देख रहे हो कि उसकी यूरिन रिटेंशन कैथेटर में एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ क्लियर और कलरलेस यूरिन आ रहा है। इट मीन्स क्या हो रखा है, जो एंटी डायूरेटिक सिक्रीशंस है वो इनएडुकेट हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि मे बी जो पेशेंट की पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है हेड में प्रेजेंट होती है, उसको ट्रॉमा हो गया है, उसको इंजरी हो गई है। अगर ADH वर्क नहीं करेगा उसका जो यूरिन है वो रिटेन नहीं होगा। देखा जाता है ना डायबिटिक टाइप 1 वाले पेशेंट में, जिसको हम SIADH भी बोलते हैं, ठीक है, सिंड्रोम इन अप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसमें यूरिन रिटेंशन होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा यूरिन उसका पास आउट होता रहता है, उसे यूरिन रिटेंशन की दिक्कत आ जाती है। अगर पेशेंट ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि वो हेड इंजरी वाला है, तो इट मीन्स उसकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको इंजरी पहुंची है, जिसकी वजह से एंटी डायूरेटिक की सिक्रीशंस जो है वो क्या चल रही है, इनएडुकेट चल रही है। बाकी सारी गलत है, ठीक है। रीनल परफ्यूजन से भी जो यूरिन रिटेंशन, एकदम से इतना ज़्यादा यूरिन नहीं आता। सीरम ग्लूकोज इंक्रीज़ होता है तब भी नहीं आता, और इंक्रीज अमाउंट ऑफ आईवी फ्लूइड हो तब भी नहीं आता। पर यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है हेड इंजरी, तो आप उससे समझ जाओ कि उसकी हेड इंजरी में उसकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ही दिक्कत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इज स्केड्यूल्ड फॉर द एड्रीनलेक्टमी, विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड द नर्स एंटिसिपेट विल बी ऑर्डर फॉर दिस क्लाइंट? तो एक क्लाइंट है स्केड्यूल्ड किया गया है एड्रीनल एनेक्टमी के लिए, ऐसी कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन है जो नर्स एंटिसिपेट करेगी और ऑर्डर करेगी क्लाइंट को? एडमिनिस्टर करेगी IV स्टीरॉइड्स, प्रोवाइड करेगी हाई प्रोटीन डाइट, कलेक्ट करेगी 24 आवर यूरिन स्पेसिमन, या फिर विदहॉल्ड करेगी ऑल मेडिकेशंस फॉर 48 आवर। देखो इस क्वेश्चंस का आंसर जो है
वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ठीक है। अगर किसी की एड्रीनल एक्टिवी हो रही है तो कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन है जो नर्स है वो क्लाइंट के लिए ऑर्डर करेगी। सो इजी क्वेश्चन है, आई नो आपको आता होगा। सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, मैं कल इसका राइट आंसर आपको बता दूंगी विद एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको नॉर्सेट 5 की सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और अगर किसी को नोट्स एंड मटेरियल बाय करना है नॉर्सेट 5 के लिए तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं उसको अपना टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, बाय।